हे एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लेके आ गए हैं फ्लेम एम्परर का एपिसोड नंबर 185 और इसमें हमें पर्पल क्रिस्टल पैलेस के राज जानने को मिलेंगे। पिछला एपिसोड काफी क्रीपी वाइब दे रहा था। ऑफ कोर्स हम उसे मिस्टीरियस भी कह सकते हैं। खैर ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे पहले हम रिकैप को शुरू करें। आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि क्या आपको रिकैप चाहिए, वरना हम इसे बंद भी कर सकते हैं। हालांकि इससे परेशानी ये होगी कि जब भविष्य में कोई 20 से एपिसोड देख रहा होगा वो समझ नहीं पाएगा कि इससे पहले क्या हुआ था। चलो मैं सवाल को तुम्हारी पर छोड़ता हूँ। अब जरा जान लेते हैं पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। पिछले पार्ट में सबसे पहले जियान दिखाया जाता है और दिखाई जाती है टियानशन, जो कि और कोई नहीं बल्कि हेवली किंग जिनशेंग थे। उस ट्रिबुलेशन का सामना करके टियानशन अब ह्यूमन फॉर्म को ले चुके थे। वो जियान को एक जड़ देते हैं जो कि उनकी पुरानी बॉडी होती है। इस हेवली किंग जिनशेंग को हासिल करने के बाद जियान अपने ग्रुप के पास जाने के लिए तैयार हो गया था, बट उसका रास्ता रोकते हैं दो लोग। ये थे गनी और वांग शे। दोनों 7 स्टार दोदी से ऊपर की स्ट्रेंथ रखते थे। इस वजह से जियान को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे थे। लेकिन जब जियान अपनी फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इन दोनों की बैंड बजाता है, दोनों के होश ठिकाने आ जाते हैं। अंत में जाके तो इनकी हालत इतनी खराब हो गई थी, इन्हें दो कीमती स्पेशल स्क्रोल का इस्तेमाल करके उस फॉर्मेशन से 9-2-11 होना पड़ा था। फिर सीन दिखाया गया था पर्पल क्रिस्टल पैलेस का, जिसके गेट पहले ही खुल चुके होते हैं। लेकिन जो भी लोग अंदर गए होते हैं, कोई चीज उनकी जान लेके उनकी डेड बॉडीज को बाहर फेंक दिया करती थी। वेल आगे जो हुआ था वो काफी सरप्राइजिंग और रहस्यमयी होता है। सो अगर आप उसकी डिटेल्स जानना चाहते हो देख सकते हो पिछले एपिसोड को। एंड में जाते जाते जियान की टोली एंटर कर जाती है पर्पल क्रिस्टल पैलेस के अंदर और उसके पीछे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स होते हैं। लेकिन तभी इनके ऊपर एक डार्कनेस हमला करती है। ऐसे अंधकार की वजह से लोग अपने हाथ पांव को भी नहीं देख पाते। सिचुएशन तब ज्यादा क्रीपी हो जाती है जब अचानक से सबके कान में किसी के गिरने की आवाज गई थी। एक बंदा अचानक से डेड हो गया होता है। जनरली स्पेशल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके बताता है कि कोई चीज उसके दिल के आर पार हो गई है। चलो हम इसी पॉइंट से इस मिस्टीरियस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप इंपॉर्टेंट डिटेल्स को मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। हालांकि वो मरने वाला बंदा अचानक से मरा था, लेकिन तब भी जियान ने उसमें से कुछ क्लूज हासिल कर लिए थे। इस व्यक्ति की स्ट्रेंथ होती है 7 स्टार 2 एम्पर लेवल की और इस जियान से काफी दूर खड़ा हुआ था। वहीं पे इसका एट्रीब्यूट विंड था। पर्पल क्रिस्टल पैलेस में एंटर करने के बाद टेंशन ऐसे बढ़ेगी किसी ने सोचा नहीं होता है। स्पेशली जो डार्कनेस फैली थी वो सबको पैनिक होने में मजबूर कर रही थी। एक बंदा जियान और मैंगफे से कहता है क्योंकि तुम दोनों फायर टाइप के एल्केमिस्ट हो, क्यों ना तुम हमारे लिए रोशनी करो। ये सुन के जियान और बिंगशुई साथ में बोलते हैं। वो कहते हैं हम यहाँ पे लाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब जियान और बिंगशुई दोनों साथ में इस तरीके से बोले थे, ये सुन के सोंगी और बाकी के लोग स्टार्टल्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा क्यों? जियान हल्के से देखता है बिंगशुई की तरफ। वो पूछता है क्या हमें बताना चाहिए, भले चारों तरफ अंधेरा फैला हो। लेकिन तब भी बिंगशुई जियान की आंखों में देख पा रही थी। वो सेंस कर पाती है कि जियान ने भी इस जगह की पीक्यूलियरिटी के बारे में पता लगा लिया है। वो कहती मैं बस यहाँ पे मूनलाइट फेरी की इनहेरिटेंस की वजह से आई हूँ, बाकियों की जिंदगी और मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जियान स्माइल के साथ बोलता है ओह गोल तो मेरा भी यही है, लगता है हम राइवल्स हैं। मिंगशुई कोल्ड आवाज में कहती है तुम ये कह सकते हो। ये सुन के जियान को सोचने लगा था। वो कहता है ऑनेस्टली मैं भी नहीं चाहता हूँ कि इस जगह के राज को ये लोग जाने, लेकिन उस चीज का सामना करने के लिए हम दोनों काफी नहीं होंगे। क्यों न इस जानकारी को फैलाया जाए जिसे सब मिलकर उसे डील कर सकें। फिर जब इनहेरिटेंस की बात आएगी तो सबको अपनी अपनी एबिलिटी पर निर्भर करना होगा। जब कुछ समय पहले उस मिस्टीरियस एंटिटी ने 7 स्टार दोदी की ओर हमला किया था, जियान ने अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके कुछ सबूत हासिल करे होते हैं। लेकिन उसे अंदर से ऐसा लग रहा था कि बिंगशुई को उससे ज्यादा सीक्रेट्स मालूम है। इस वजह से जियान कुछ समय के लिए एक अलायंस बनाने की कोशिश करता है। बिंगशुई इसके बारे में सोच के बोलती है ठीक है, मैं भी उस चीज को अकेले हैंडल नहीं कर सकती। जब ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, वीफंग थोड़ा इरिटेट फील करता है। वो कहता है अच्छा नहीं होता अगर तुम दोनों शुरुआत से ही कोऑपरेट करते हैं। जब जियान और बिंगशुई के बीच में एग्रीमेंट होता है, इस जगह पे पहुंचे बाकी के लोग भी दोनों से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। कोई कहते हैं हम किस चीज से डील कर रहे हैं। सबसे पहले बोलने वाली बिंगशुई थी। वो पूछती क्या तुम सभी मूनलाइट फेरी के बारे में जानते हो? जवाब देने वाला वांग शे था। वो बोलता है मूनलाइट फेरी की स्ट्रेंथ दोशियन लेवल की कही जाती है, लेकिन उसी वाले चर्चे है उनकी खूबसूरती के। वो उस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों में से एक थी। यहाँ तक बोलते बोलते वांग शे की आंखें कुछ गलत विचारों से भर गई होती है। खैर हम उनकी बात नहीं करेंगे। बिंगशुई फेरीमून की एक डिसाइपल के बारे में बताती है। वो कहती फीमेल डिसाइपल बहुत स्ट्रॉन्ग थी और इसके पास थी एक जेड रैबिट स्पिरिट। अब तक वो भी स्पिरिट काफी पावरफुल हो चुका होगा। बिंगशुई आगे भी कुछ बोलने वाली थी, तभी गनी बीच में आके बोलता है रुको, तुम इस सब की बात क्यों कर रही हो? हम तो बस इस जगह के सीक्रेट जानना चाहते हैं। गनी को बीच में कूदते कूदते एक सोंगी को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है बीच में मत आओ, पहले उसे फिनिश करने दो। ये सुन के गनी बोलना बंद कर देता है और हॉल में फिर से एक साइलेंस फैल गया था। कुछ मोमेंट्स के बाद बिंगशुई पूछती है कि आप सभी ने मिस्टीरियस एल्व्स के बारे में सुना है? ज्यादातर लोगों के लिए चीज बिल्कुल नई थी। वो कहते हैं मिस्टीरियस एल्व्स विल वैली के डिसाइपल होने की वजह से मैंगफे को औरों से
सबसे ज्यादा पता होता है। वो डार्क एक्सप्रेशन के साथ बोलता है वो टेरिफाइंग क्रीचर्स जो ह्यूमन हार्ट्स का शिकार करते हैं। मैंगफे की बात को सुन के जियान का गैस भी कंफर्म हो जाता है। बिंगशुई बताती है वो मिस्टीरियस एल्व्स ये बहुत अजीब तरीके के जीव होते हैं। ये प्रेफर करते हैं डार्कनेस में रहना, लेकिन जब ये लाइट में आते हैं तो इनके ऊपर पागलपन चढ़ जाता है और उस समय होती है इनकी स्ट्रेंथ राइज। इस पे हुआ इलेक्शन को भरोसा नहीं हो रहा था। वो कहता है पागलपन पे स्ट्रेंथ बढ़ती है। बिंगशुई बताती है मिस्टीरियस एल्व्स कुछ इसी तरीके से इवॉल्व हुए हैं। या फिर डार्क ऑरे को सेंस करके मैं बता सकती हूँ कि इस मिस्टीरियस एल्व की स्ट्रेंथ 7 स्टार दोदी के पीक की होगी, लेकिन इतने सारे लोगों को डिवावर करने के बाद अब इसने 8 स्टार 2 एम्पर लेवल टच कर लिया होगा। बिंगशुई के द्वारा दी गई जानकारी डरावनी और ठंडक पहुंचाने वाली दोनों होती है। अब लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर पता होता है कि वो आखिर किस चीज का सामना कर रहे हैं, लेकिन इस मिस्टीरियस एल्व की जो खासियत है वो परेशान कर देने वाली है। फेंगहोंग कहता है हम इसे डील कैसे करें। ऑल्दो इसकी स्ट्रेंथ है 8 स्टार दोदी लेवल की, लेकिन हम सब मिलकर उसका सामना कर सकते हैं। बिंगशुई बताती है मिस्टीरियस एल्व ये नेचर के होते हैं, इस वजह से इन्हें सबसे ज्यादा नफरत होती है आग से। कुछ समय पहले जिस व्यक्ति के ऊपर हमला हुआ है उसके पास विंड एट्रीब्यूट था, तो अगर वो विंड की जगह पे फायर होता तो शायद वो इतनी आसानी से नहीं मरता। ऑफ कोर्स इसका दूसरा पहलू है। अच्छी बात है यहाँ पे मैं और जियान मौजूद है, वरना अब तक बस एक की जान नहीं जाती। ये गनी, वांगशे और बाकियों के लिए अच्छी खबर नहीं होती है, क्योंकि वो जियान और मैंगफे की तरह फायर एट्रीब्यूट को नहीं रखते थे। कोई पूछता है प्लान क्या है। बिंगशुई के दिमाग में पहले प्लान शेप ले चुका था। वो कहती है जियान और मैंगफे आगे रहेंगे, दोनों एल्केमिस्ट हैं, इस वजह से इनके पास फ्लेम्स को कंट्रोल करने की सबसे अच्छी एबिलिटी है और हम सबका ध्यान होगा उस मिस्टीरियस एल्व को अपनी तरफ आकर्षित करने का, जिससे उसके ऊपर हमला किया जा सके। सिचुएशन को देखते हुए प्लान सबसे सही लगता है। तभी बिंगशुई के दिमाग में एक और आइडिया आया था। वो पूछती क्या तुम में से कोई लाइट एट्रीब्यूट को भी पोजेस करता है। लाइट एट्रीब्यूट के बारे में सुन के सॉन्ग थोड़ा स्टार्टल्ड हो गया था। वो कहता है अगर मेन 5 एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाए तो लाइट जैसे एट्रीब्यूट बहुत यूनिक होते हैं, इनका मिलना इतना आसान नहीं होता। तभी फेंगहोंग ने हेजिटेशन के साथ एक चीज बाहर निकाली थी, ऐसे अंधेरे में भी वो चीज चमक रही होती है। फेंगहोंग कहता है मेरे पास ये स्क्रोल है जो लाइट बेस्ड 2 टेक्निक को पोजेस करता है। लगता है बिंगशुई को इस चीज का इंतजार था। वो कहती है ठीक है, समय आने पे तो मैं इसका उस मिस्टीरियस एल्व के ऊपर इस्तेमाल करना है, जिससे जियान और मैंगफे को मौका मिल सके। ये सुन के फेंगहोंग ने नोट किया था। भले ये चीज काफी ज्यादा वैल्यूएबल हो, लेकिन अब कंजूसी दिखाने का समय नहीं था। जैसे ही प्लान डिसाइड होता है लोग अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करने लगते हैं। ये सेंस करके बिंगशुई सबको चेतावनी देती है, याद रखो हमें किसी भी लाइफ फोर्स या कोई एलिमेंटल एनर्जी यूज नहीं करनी है। अगर हमने किसी भी तरीके की रोशनी पैदा करी तो वो मिस्टीरियस एल्व एकदम पागल हो जाएगा और इस तरीके से हमारे लिए मुसीबतें बढ़ जाएंगी। बिना सवाल को उठाए सब नोट करते हैं। सभी जानते थे कि अगर मिस्टीरियस एल्व अपने उस बिजर्क मोड में एंटर कर जाता है तो खतरे कई गुना बढ़ जाएंगे। सब यहाँ पे आए होते ट्रेजर्स की तलाश में, न कि पॉइंटलेस बैटल के लिए। इधर ये सब रेडी हुए थे। सीन थोड़ा डार्कनेस के ऊपर जाता है। एक शैडोई फिगर चुपचाप से इन सभी को देख रहा होता है। ये वही मिस्टीरियस एल्व था। इसने शुरुआत में सबकी जान लेने के बारे में सोचा था, लेकिन जब उसे डार्कनेस के अंदर वो टेरिफाइंग फ्लेम सेंस होती है, ये एंटिटी हिचकिचाने लगी थी। मौका मिलने पे बस एक इंसान की जान ले पाया था। जब हमारा ध्यान जाता है इसके हाथ के ऊपर, अभी इसके हाथ में वो धड़क रहा दिल होता है। हम इस जीव को धीरे धीरे करके उस हार्ट को डिवावर करते हुए देखते हैं। हमें सुनाई देती है एक ड्रिप की आवाज। ये खून की बूंद गिरी थी सीधे वांगशे के चेहरे पे। इंस्टिंक्टिवली वांगशे अपनी जीभ को बाहर निकाल के इस खून को चाट लेता है। तुरंत उसके हावभाव बदलते हैं। वो सोल ट्रांसमिशन को फैलाता है। वांगशे कहता है वो चीज हमारे जस्ट ऊपर है। वांगशे के सोल ट्रांसमिशन को सुन के सब एकदम चौकन्ने हो जाते हैं। ये एंटर करने वालों में जियान, म्यूफंग और एस्ट्रोलॉजी वैली के लोगों को छोड़ के बाकियों की स्ट्रेंथ 7 स्टार दोदी से ऊपर की होती है। हॉल में शांति कुछ 6 सेकंड के लिए और बनी रही थी। जब उस क्रीचर ने उस दिल की एक और बाइट ली थी और खून की फिर से एक बूंद ड्रिप की आवाज के साथ नीचे गिरती है। बस उसी पल बदलाव हुए थे। सोंगी चिल्ला के बोलता है अटैक। सबसे पहले हमला करने वाला भी वही था। विश की आवाज के साथ उसके पीछे से सोर्ड बाहर आई थी। ये रिलीज करते एक बाउंडलेस पावर को और इस सोर्ड ऊपर की तरफ स्लैश कर दी जाती है। हमला करने वाला बस सोंग्यू नहीं था, बल्कि फेंगहोंग और बाकी भी एक्शन लेते हैं। बस अपनी लाइफ पावर का इस्तेमाल नहीं करते। फेंगहोंग बस अपनी फिजिकल पावर का यूज करता है। औरों की भी सिचुएशन ऐसी ही थी। शुआ शुआ की आवाजों के साथ सारे अटैक्स ऊपर जाते हैं। इन सब में जिन लोगों ने हमला नहीं किया था वो होते हैं जियान, बिंगशुई और पिल वैली का मैंगफे। हॉल में बूम 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 की आवाजें गूंजती है। ऐसा लगता है इन सभी के अटैक्स एक सतह पे जाके टकराए हों। जब इन टकरावटों के बाद भी किसी को कोई बदलाव नहीं सेंस होता, सोंगी दांती मिस के बोलता है डैम इट, हमारे अटैक यूजलेस रहे। इस चीज के डिफेंसेस बहुत खतरनाक है। नॉर्मल अटैक इसके ऊपर काम नहीं करने वाले। इन सभी फेल हुए अटैक्स को ऑब्जर्व करते हुए बिंगशुई बोलती है अगर हम सच में से चोट पहुंचाना चाहते हैं तो हमें और भी शानदार टेक्निक्स की जरूरत होगी। वो सेंस कर पा रही थी कि वो मिस्टीरियस एल्व अब भी आसमान में फ्लोट कर रहा है। बस जियान और मैंगफे की पावरफुल
पावरफुल फ्लेम्स उसे दूर रखने का काम कर रही थी, लेकिन ये कब तक लास्ट करेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता था। पिछले अटैक में सोंगयू ने अपनी सोर्ड की पूरी पावर झोंक दी होती है। ये अटैक एक मिड स्टेज 7 स्टार दोदी को गहरी चोटें पहुंचा सकता था, लेकिन जब ये अटैक उस एल्फ से टकराया सोंगयू को ऐसा लगा जैसे वो किसी लोहे की दीवार से टकरा गया हो। वांग शी बोलता है हम क्या करें, सब सेंस कर रहे थे कि समय हाथ से निकल रहा है। सोंगयू कहते हैं हमें किसी भी तरीके से इसे चोट पहुंचानी होगी, क्योंकि तभी उस लाइट एट्रीब्यूट के स्क्रोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ये चीज फ्लेम से डरना बंद कर देती है तो हमारे लिए मामला काफी खराब हो जाएगा। ऐसी बात नहीं थी कि 8 स्टार दूधी से डील करना ये इतने लोगों के लिए पॉसिबल ना हो, बस ये यहाँ पे अपनी लाइफ फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे जो इन सभी के हाथों को बांध के रख रहा था। जब किसी को सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा होता हम एक फिगर को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। वो कहता है मैं ट्राई करता हूँ। इस फिगर को देख के जियान के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, क्योंकि और कोई नहीं बल्कि म्यूफंग था। वांग शी जब सेंस करता है म्यूफंग की स्ट्रेंथ को वो कहता है तुम आखिर तुम्हारी ऐसा लेट से 6 स्टार दोदी क्या कर पाएगा। फिर म्यूफंग वांग शी पे ध्यान नहीं देता है। पीछे से जियान पूछता है तुम कितने कॉन्फिडेंट हो। म्यूफंग बोलता है 70%। बिना हेजिटेशन के उसका हाथ आगे बढ़ा था। उसके हाथ में अपीयर होती है एक लकड़ी की तलवार। इस बार इस सोर्ड की पूरी बॉडी लाल रंग की ग्लो कर रही थी और जगह जगह पे कई मिस्टीरियस पैटर्न्स दिखाई देते हैं। हालांकि जियान सेंस करता है कि सोर्ड की बनावट पहले जैसी ही है, लेकिन इसका ऑरा पूरी तरीके से बदल चुका है। जियान आके नैरो करके बोलता है तुम्हारी सोर्ड ये इतनी स्पेशल क्यों लग रही है। जिसने कि म्यूफंग स्माइल के साथ बोलता है तुम सबको प्रोग्रेस करती हुए देख हाथ पे हाथ रख के कैसे बैठता। म्यूफंग कहता है ध्यान से देखो। वो अपने लेफ्ट हैंड से हैंड सीजर को चेंज करके अपनी सोर्ड की टिप पे प्रेस करता है। इसी के साथ तलवार का मोमेंटम बदला था। ऐसा लगता है अचानक से इसका पैनापन बढ़ गया हो। म्यूफंग एक बार स्लैश करता है। जैसे ही सोर्ड अटैक ऊपर आया था डार्कनेस में छिपे उस क्रीचर को ही सेंस हो जाता है। इंस्टिंक्टिवली हम इसे लेफ्ट में शिफ्ट होते हुए देखते हैं, लेकिन म्यूफंग के अटैक में मिस्टीरियस एबिलिटी थी। वो भी हवा में शिफ्ट होकर बैंग की आवाज के साथ उस क्रीचर की बॉडी से टकराया था। सुनाई दी थी हाउ की आवाज, एक दर्द से भरी चीख थी। म्यूफंग की सोर्ड एनर्जी में मिस्टीरियस यिन-यांग पावर मिली होती है जो उस क्रीचर को दर्द पहुंचा रही थी। जिस वर्ड में चीखने की आवाजें गूंजती है जियान को छोड़ के बाकी के लोग एकदम शॉक हो जाते हैं। स्पेशली वांग शी गनी के एक्सप्रेशन चेंज हुए थे। वो कहते हैं इसने करके दिखा दिया। सबको पिछले अटैक में खोती हुई देख विंग शी चिल्ला के बोलती लाइट अटैक। फेंग होंग तुरंत अपनी एनर्जी को भेजता है सफेद रंग के स्क्रोल के अंदर। अटैक का नाम होता है जजमेंट नील। फेंग होंग कहता है ये ले मॉन्स्टर। जैसे एनर्जी जाती है स्क्रोल के अंदर सबको एक टेरिफाइंग ऑरा फील हुआ था। इस प्रेशर को सेंस करके सोंगी बोलता है एक इंटरमीडिएट इमोर्टल टियर की बैटल स्किल है। तुरंत ही वो सफेद रंग का स्क्रोल खुलता है और इसमें से 3 कांटेदार चीजें बाहर आती हैं। ये होते हैं 3 मैसिव व्हाइट नेल्स जो अपने अंदर खतरनाक लाइटिंग पावर को लिए होते हैं। फेंग होंग आगे हाथ करके बोलता है बाइंड। उसके मुंह से शब्द भारी आ पाए थे। हॉल में 3 बैंग 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 की आवाज गूंजती है। हालांकि आसमान में वो क्रीचर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अटैक कुछ ज्यादा ही तेज थे। वो तीनों नेल्स ऊपर की सीलिंग में गड़ जाते हैं और बीच में सफेद रंग की चेन्स उस क्रीचर को जकड़ लेती हैं। फेंग होंग तुरंत ही जियान और मैंगफे की तरफ मुड़ा था। वो कहते हैं अब तुम संभालो। दोनों ही लोग बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते। पॉफ पॉफ की आवाज के साथ 2 फ्लेम्स इरप्ट होती हैं। हॉल के अंदर का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगता है। अब फाइनली लोगों को चीजें नजर आने लगी थी और साथ में दिखाई दी थी उस मिस्टीरियस एल्फ की अपीयरेंस। ये इन सब की ओर फ्लोट कर रहा था। इसकी बॉडी बिल्कुल पतली होती है और इसकी चमड़ी थी पूरी तरीके से काली। इस क्रीचर का कोई हाथ नहीं होता है, बस होते हैं 10 बड़े बड़े मकड़े जैसे पैर। खासकर जब लोग उसकी उन पिच ब्लैक आंखों को देखते हैं सबकी रीढ़ की हड्डी ठंडी पड़ जाती है। अब इसके मुंह पे खून लगा हुआ था। लोग रिएक्ट कर ही पाए थे तब तक जियान ने अटैक लॉन्च कर दिया होता है। फेंग होंग के स्क्रोल की वजह से हिल न पाने की वजह से बूम 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 की आवाज के साथ अटैक सीधा उसे टकराया था। फ्लेम उसे एनगल्फ करती है। उस जीव के गले से एक अजीब सी आवाज बाहर आई थी। जी 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 की आवाज के साथ उसकी आंखों में डर दिखाई देता है। जियान के अटैक एक और स्कॉचिंग वेव फॉलो करती है। ये मैंगफे की फ्लेम थी। ये अटैक बिना किसी फॉर्म के होता है। जब ये धड़कती हुई आग उस एल्फ को अपने शिकंजे में लेती है। हॉल में गूंजती आर 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 की आवाजें। जियान ने अपने हाथ को बिल्कुल नीचे नहीं किया होता और कुछ ही पलों में फ्लेम की इंटेंसिटी खतरनाक हो जाती है। हॉल का टेम्परेचर इस तरीके से राइज हुआ था कि लोगों के पसीने आने लगे थे। तभी लोगों को पफ 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 की कई आवाजें सुनाई देती हैं। उस जीव की चमड़ी को जलते हुए देखते हैं। फिर बारी आई थी उसकी हड्डियों की और एंड में जाके उसका कुछ नहीं बचता। जब जियान अपनी फ्लेम को वापस लेता है नीचे बस थोड़ी सी राख दिखाई देती है। ऐसे सीन को देख के लोगों को रिलीफ फील हुआ था, लेकिन अब भी इनके चेहरों से वो डर गया नहीं होता। मैंगफे मुड़ता है जियान की तरफ। वो कहता है तुम्हारी फ्लेम ये मुझे बहुत अजीब सी लग रही है। जियान इस पे ध्यान न दे के बोलता है फायर। सुनाई देती है कुछ और पफिंग आवाजें। इस हॉल के अंदर की मशालें जलने लगती हैं। उस एल्फ के साथ गई होती वो डार्कनेस और पैलेस के अंदर का स्ट्रक्चर सबके सामने आया था। ये सच में एक ग्रैंड हॉल होता है। नीचे की जमीन एकदम पॉलिश्ड और स्मूथ थी और दीवारों पे ज्योमेट्रिक लाइट्स मौजूद होती हैं। जब जियान इस हॉल की तहकीकात कर रहा था उसे सामने से कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी थी। जब वो सामने
सामने की तरफ मुड़ता है उसे एक गड्ढा सा दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे लोग आए थे ट्रेजर की तलाश में और हर नई चीज इन्हें एक्साइट करती थी। इस वजह से सबसे आगे जाने वाला वांगशी और गनी का ग्रुप होता है। लेकिन जैसे उस गड्ढे के पास जाते हैं इनकी नाक में ऐसी प्यूट्रेड स्टेंच आती है जिसकी वजह से उनका दिमाग फट गया था। जब वो देखते हैं गड्ढे में क्या मौजूद है, इनके चेहरे पे हॉरर दिखाई दिया था। उस गड्ढे में होती अनगिनत हड्डियां ये उन इंसानी कल्टिवेटर्स को बिलोंग करती थी। इनमें से कुछ की जान तो हाल फिलहाल ही गई थी, क्योंकि अब भी उनकी इंटरनल ऑर्गन्स उन हड्डियों से लिपटी हुई होती है। अगर अब तक कोई खौफनाक चीज थी तो वो ये थी, जब पीछे से आके मैंगफे ने ऐसे सीन को देखा था उसका चेहरा भी शौक से भर गया होता है। वो कहता है यही वो जगह होगी जहाँ वो मिस्टीरियस एल्फ अपने विक्टिम्स को दफनाता होगा। मिस्टीरियस एल्फ अपनी क्लीन किल्स के लिए जाने जाते हैं। ये अपने शिकार के दिल को खाने के बाद उनकी बॉडी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन ये हड्डियों की जैसी तादाद मौजूद है, इसने अब तक कितने इंसानों का शिकार किया। अगर वो एक रफ एस्टिमेट लगाए तो ये हड्डियां 1000 नहीं तो कई सौ जरूर होंगी। बिंगशु इस गड्ढे की तरफ एक नजर मार के बोलती है अभी हमारी चिंता नहीं है, मैं आगे बढ़ना होगा। पीछे से जियान कहता है ऑलराइट, मैं अपने लोगों को लेने के लिए जा रहा हूँ। बिना हेजिटेशन को इशारा करता है म्यूफंग की तरफ और वो वापस द्वार की तरफ जाने लगा था। ये देखे वांगशे का एक्सप्रेशन अगली हो जाता है। वो कहते हैं जियान क्या तुम अपना दिमाग खो चुके हो? ये मूनलाइट फेरी का इनहेरिटेंस ग्राउंड है, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो तुम तब भी अपने साथियों को यहाँ पे लाना चाहते हो। क्या जियान को इसकी परवाह नहीं होती? वो कहता है मुझे औरों से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं अपने टीममेट्स को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ। वांगशे औरों को जियान के खिलाफ भड़काना चाहता था, लेकिन अब जियान पे कोई सवाल नहीं उठाता। जियान के बाहर जाने का मतलब है कि वो समय बर्बाद करेगा और बाकी के लोग इस मौके का फायदा उठा के इस पैलेस को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये सब खुश हो ही रहे होते हैं तभी फेंगोंग की आवाज सुनाई देती है। फेंगोंग कहता है लेकिन अंदर जाने का और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। ये सुन के जब सब लोगों ने हॉल के एंड में देखा था वो पाते हैं कि इस हॉल में और कहीं जाने का रास्ता नहीं है। ये देख के सबकी भौं से कुट जाती है। हुआ इलेक्शन जो कि पर्पल सेक्रेट डिसेबल था वो स्टोरिंग से एक पपेट को बाहर निकालता है। जैसे हुआ इलेक्शन ने पपेट के कान में कुछ बोला था, अगली पल पपेट की आंखें जलने लगी थी। इसका ऑरा था 7 स्टार दूधी के मिड स्टेज का। हुआ इलेक्शन के बर्ताव को देख के और लोग बीच में नहीं आते। वो पपेट कट कट करता हुआ इस हॉल के कोने में जाता है। यहाँ से शुरू होती है उसकी इन्वेस्टिगेशन। स्टेप बाय स्टेप उसने पूरे हॉल को सर्च किया था, लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि इस सर्च में कोई रिजल्ट नहीं मिला होता। वो इलेक्शन कहता है अजीब बात है, या फिर मूनलाइट ने इन रूम्स को हमारे एक्सप्लोर करने के लिए नहीं बनाया। इस जगह पे इकट्ठे होने वालों में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है मैंगफे। गुस्से की वजह से अपने पंच को आगे थ्रो करता है। जब ये हैवी पंच पास की दीवार में जाके टकराता है सुनाई देती है क्लैंक की आवाज। ये काफी अनएक्सपेक्टेड बात होती है। इसी मोमेंट में इस हॉल में तेज गड़गड़ाने की आवाज सुनाई देने लगी थी। असल में वो दीवार होती एक बड़ा सा दरवाजा जो स्लाइड होके खुल गया होता है। सबको एक डार्क पैसेज दिखाई देता है, बस कोई सेंस नहीं कर पाता कि इस रास्ते के अंत में दो कोल्ड और एंशिएंट आंखें खुल गई हैं। इन दोनों आंखों में रिफ्लेक्ट होते हैं सबके फिगर्स। जैसे ही पैसेज खुला था सबके दिल एकदम टेंस हो जाते हैं। पूरी क्लास असेंबली थ्रू करने के बाद सबके पास डेंजर्स को सेंस करने की एक डिवाइन एबिलिटी आ जाती है और वो फील कर पा रहे थे कि अंदर एक ओवरवेलमिंग प्रेजेंस मौजूद है, बट पीछे लौटने का रास्ता मौजूद नहीं था। शुआ शुआ की आवाजों के साथ सभी एक्सपर्ट्स आगे शूट हो जाते हैं। वहीं पे अब तक म्यूफंग और जियान इस पैलेस के गेट के पास पहुंच पाए थे। म्यूफंग कहता है क्या तुमने भी इसे सेंस किया? जियान बोलता है हाँ, ये पैलेस बहुत अजीब है। हमने भले उस मिस्टीरियस एल्फ को खत्म कर दिया हो, लेकिन उससे पैलेस के अंदर की इविल ऑरा को कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्या जियान की प्रायोरिटी होती है अपनी टीम के पास जाने की? दोनों दरवाजे को पुश करते हैं, सुनाई देती है क्रीक की आवाज। इस आवाज को सुन के म्यूइंग और बाकियों का ध्यान गेट की तरफ गया था। म्यूफंग और जियान को सही सलामत देखे यूरू के ग्रुप को रिलीफ फील हुई थी। बाहर रह गए एक्सपर्ट्स जियान को देख के शॉक हो गए होते हैं। कहकर अंदर क्या हुआ ये किसी को मालूम नहीं था। सबको ट्रेजर्स को हासिल करने की जल्दी थी। हम सारे एक्सपर्ट्स को सैलाब की तरह अंदर जाते हुए देखते हैं। ये देख के जियान ने अपने सिर को हिलाया था। इन सभी को मालूम भी नहीं है कि अंदर कैसे खतरे मौजूद हैं। जियान और म्यूफंग वापस अपनी टीम के पास आते हैं। सूची अंदर की हालचाल पूछती है। जियान बताता है कि उस चीज से डील कर लिया गया है। ये देख के यूरू की आंखें खुशी से भर जाती हैं। वो कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर जल्दी से अंदर चलते हैं, लेकिन इससे पहले मूव कर पाते जियान अचानक से यूरू से पूछता है यूरू क्या तुम मुझसे कुछ हाइड कर रही हो? ये सुन के यूरू वहीं पे जम गई थी। अपने चेहरे पे जबरदस्ती स्माइल को लाके वो जियान से कहती है बिल्कुल नहीं, आखिर में तुमसे क्या ही छिपाऊंगी। हालांकि कहते कहते उसके अंदर अलग ही थॉट चल रहे होते हैं, क्योंकि यूरू के पास फेरी जायू का इनहेरिटेंस रून था। वो जानती थी कि अगर इनहेरिटेंस को हासिल करना है तो कुछ बलिदान देने होंगे और ये सैक्रिफाइसेस बस उसके लिए थे। वो इनके बारे में औरों को बता के उन्हें और भी परेशान नहीं करना चाहते थे। जियान एक पल के रुक के यूरू को ऑब्जर्व करता है, फिर वो इस मैटर के बारे में और नहीं पूछता। ये पर्पल क्रिस्टल पैलेस की तरफ चले गए थे। जियान के ग्रुप को मैंगफे और सोंगयू के पास पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगती। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जियान के ग्रुप की स्पीड ज्यादा हो, बल्कि सोंगयू, मैंगफे और बाकी के लोग एक चीज के सामने खड़े
होते हैं। सबको आगे भीड़ लगाते हुए देख पॉइजन सैक की सीनियर सिस्टर बोलती है रोके क्यों है। उसकी स्ट्रेंथ को देखते हुए लोग साइड में हटे थे और हमें दिखाई देता है एक अनयूजुअल सीन। हमें मालूम पड़ता है कि उस पतले से कॉरिडोर से निकलने के बाद ये सब एक बड़े से चैम्बर में पहुंचे होते हैं। ये जगह भी बाहर के हॉल जैसी थी, बस यहाँ पे वो ऑपरेसिव ऑरा नहीं होता है। इस चैम्बर के बीचों बीच में आगे जाने का रास्ता होता है, बस इसे एक पेड़ के तने ने रोक रखा था। बेसिकली जो पेड़ के जड़ के ऊपर का हिस्सा होता है हम उसे बोलते हैं ट्री स्टम्प। हालांकि लोगों का ध्यान उस ट्री स्टम्प पे नहीं होता, बल्कि इन सबकी आंखें टिकी होती एक चमकती हुई चीज पे जो डेफिनेटली एक खजाना था। अभी सोंग यू, फेंग होंग और गनी के ग्रुप के चेहरों पे काफी टेंस एक्सप्रेशंस होते हैं। कोई भी पहले एक्शन नहीं लेना चाहता था। शांति को तोड़ते हुए गनी बोलते हैं हम इसे कैसे डील करें। उसकी शार्प इंट्यूशन बता रही थी कि जो भी चीज चमकती हुई रोशनी के अंदर मौजूद है वो कोई आम खजाना नहीं हो सकता। बिंगशुई अपनी भौहें सिकोड़ के बोलती है हम इसे कैसे बांटेंगे। गनी कहता है ये बहुत आसान है, जिसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ होगी वो इसे हासिल कर पाएगा। गनी के शब्द चुनौती से भरे होते हैं। ये सुन के पपेट सैक का हुआ इलेक्शन आगे आया था। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं ट्राई करना चाहूंगा। उसकी स्टोरी रिंग से एक पावरफुल पपेट बाहर आया था। इसे देख के जियान की आंखें नैरो हो जाती हैं। वो कहता है ये पपेट ये अलग है। हवा में टेंशन बढ़ती है, कोई किसी से पीछे रहने के लिए तैयार नहीं था। फाइनली लोग अपने धैर्य को खो देते हैं। एक बंदा चिल्ला के बोलता है इस टाइगर को पहले मैं हासिल करूंगा। बूम की आवाज के साथ वो आगे शूट हो गया था। सबसे आगे होने की वजह से इसके हाथ सबसे पहले उस चमकती हुई रोशनी को छूते हैं। वो ग्लो डिम होता है। उस रोशनी के अंदर एक बक्सा दिखाई दिया था, जैसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेजर चेस्ट, और इसके बगल में पड़ी होती है एक चाबी। इन दोनों चीजों को देख के उस बंदे की आंखों में खुशी भर गई थी। उसके हाथ पहले बढ़ते हैं चेस्ट की तरफ, लेकिन इसी पर उसके कानों में जाती हवा के फटने की आवाज और बैंग की आवाज के साथ एक पंच उसकी छाती से टकराया था। मुंह से खून फेंकते हुए फिगर पीछे चला जाता है। अब तक बाकी के एक्सपर्ट्स भी एक्शन ले चुके थे और ये हॉल भर जाता है फाइटिंग के साउंड से। गन्नी से भी अपनी एक्साइटमेंट संभाली नहीं जा रही थी। वो कहता है ये सब मेरा है। अपनी लाइफ फोर्स को एक्टिवेट करके वो आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसकी कनपट्टी से टकराती एक हीट और साथ में एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है इतनी जल्दी नहीं। इन फ्लेम्स की वजह से गन्नी को अपने हाथ पीछे लेने पड़ते हैं। वो घबरा के बोलते है पिल वैली मैंगफे। गन्नी तुरंत ही वांगशे और जिहाओजिंग की तरफ मुड़ाता। वो चिल्ला के बोलते अटैक, जो भी अंदर होगा हम उसके 3 हिस्से कर लेंगे। उन तीनों के शामिल होने की वजह से बैटल की इंटेंसिटी और बढ़ जाती है। सीन थोड़ा सा पीछे जाता है। जियान इस पूरे सीन को ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पे गहरी सोच वाले एक्सप्रेशन को देख के यूं ही पूछती क्या हुआ, कुछ गलत है। जियान की नजरें होती हैं उस ट्रेजर चेस्ट के ऊपर। वो कहता है इस चीज के बारे में मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ऐसा लगता है ये मेरी स्पिरिचुअल पावर से जुड़ा हुआ हो। जियान के इन वर्ड्स को सुन के म्यूइंग का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो कहती है तब तो हमें इसे हासिल करना होगा। जियान नोट करके बोलता है हाँ, जो भी चीज के अंदर है वो मेरे लिए जरूरी है। अब तक गनी और मैंगफे एक दूसरे टकरा चुके होते हैं। बूम की आवाज के साथ शॉक वेव्स फैलती हैं। गनी दांती मीस के बोलता है डैम इट, आखिर अल्केमिस्ट होने के बाद भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ मैंगफे को कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था, लेकिन ये सब होने के बाद भी इस फाइट से बचा नहीं जा सकता था। जब इन टकरावटों का सिलसिला आगे बढ़ रहा होता है, जियान के बगल में 2 और फिगर अपीयर होते हैं। वैसे एक बोलती मूनलाइट फेरी की नेटें सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हालांकि जियान इन्हें पहचान नहीं पाता, लेकिन अच्छी बात है उसके साथ थे पॉइजन सैक के लोग। इन दोनों को देख के 5 पॉइजन गर्ल बोलती है ओ तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी वैली के लोग भी मौजूद हैं। ये सुन के जियान बॉय से कुड़ के बोलता है एस्ट्रोलॉजी वैली। 5 पॉइजन गर्ल इनके बारे में बताने वाली थी, तभी शिंगटाकी आगे हाथ कप करके बोलती है मैं एस्ट्रोलॉजी वैली से शिंगटाकी हूँ। ये शिंगटाकी काफी ब्यूटीफुल थी। जब म्यूइंग और यूरू देखते हैं इस लड़की को जियान से बात करते हुए, दोनों के एक्सप्रेशंस डार्क हो जाते हैं। दूसरी तरफ जियान थोड़ा कंफ्यूज था। लोग भी उस ट्रेजर के लिए फाइट कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों लड़कियां उसके पास आई हैं। जियान के एक्सप्रेशन को देख के शिंगटाकी बोलती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास किसी गलत इंटेंशन से नहीं आई हूँ, बस मैं तुम्हारे बारे में कुछ मिस्टीरियस सेंस कर पा रही हूँ। शिंगटाकी कहती है अगर तुम्हें कभी मौका मिले तो तुम्हें एक बार एस्ट्रोलॉजी वैली जरूर आना चाहिए। मेरी मास्टर्स तुम्हारे लिए कुछ डिविनेशन परफॉर्म कर सकती है। डिविनेशन का मतलब होता है भविष्य को देखना। ये सुन के जियान अपने सिर को हिला के बोलता है मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब पॉइजन सैक की लिंजू ये सुनती है, वो जियान से बोलती है भले तुम अभी इसमें इंटरेस्टेड न हो, लेकिन एस्ट्रोलॉजी वैली की भविष्यवाणियां बहुत एक्यूरेट होती हैं। मेरे मास्टर ने बताया था कि हजारों सालों पहले एस्ट्रोलॉजी वैली ने चेतावनी दी थी कि घोस्ट रियल्म ज़ोन सेंटियन में इन्वेड करने वाला है। अगर एस्ट्रोलॉजी वैली ने ज़ोन सेंटियन के लोगों को पहले नहीं बताया होता तो घोस्ट रियल्म की उस घुसपैठ की वजह से शायद ज़ोन सेंटियन तबाह हो चुका होता। इनकी ऐसी विजडम की वजह से लोग अब तक इनके रिस्पेक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स समय के साथ इनके डिसाइपल्स भी कम होते जा रहे हैं। इस पूरे एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद जियान की आंखों में एक लाइट फ्लैश हुई थी। शिंगटाकी जाने से पहले बोलती है अगर तुम किसी दिन ऐसी परेशानी में फंस जाओ जब तुम्हें कुछ समझ में ना आ रहा हो, तब मुझे लगता है तुम हमारी तलाश करोगे। एस्ट्रोलॉजी वैली हमेशा तुम्हारा स्वागत करेगी। हो सकता है कि तब तुम्हारे दिल की वो जिज्ञासाएं फाइनली एक मकाम को पा पाए। ये कह के शिंगटाकी और शाओवाई दोनों चले गए होते हैं और जियान का मुंह खुला का खुला रह
गया था। हालांकि उसे अपने भविष्य के बारे में जानने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से शिनटाकी ने कहा कि वो किसी दिन ऐसी परेशानी में फंसेगा जो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, ये बात जियान को अनसेटल कर रही थी। सीन लौटता है बैटलफील्ड की तरफ। अब तक गनी और मैंगफे दोनों के चेहरों में फ्रस्ट्रेशन दिखाई देने लगी थी। ऐसी पावरफुल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होने के बाद भी मैंगफे गनी के खिलाफ स्ट्रगल करता है। दूसरी तरफ सोंगयू, जो कि 7 स्टार दोदी के अर्ली स्टेज पे था, वो फाइट कर रहा होता है वांग शे से, जो सेम रैंक की मिडिल स्टेज पे होता है। 10,000 सोर्ड सेक्ट का मेंबर होने की वजह से सोंगयू का दिमाग बहुत स्थिर होता है। इस वजह से वांग शे चाहे कैसे भी जहरों का इस्तेमाल कर रहा हो, सोंगयू खुद को कंपोज रख पाता है। इनसे थोड़ी दूरी पे फाइट हो रही होती है हुआ लेक्शन और ची हाउचिंग की। इनका स्ट्रगल काफी इंटेंस था। वहीं पे हार्टलेस वैली की बिंगशुई ये और 7 स्टार दोदी एक्सपर्ट से फाइट कर रही थी। युद्ध के हालात को देख के जियान गहरी सांस लेके बोलता है, चलो अब मेरा भी इसमें शामिल होने का समय आ गया है। जियान की पैनी नजरों को देख के शूजी चेतावनी देती है, जियान तुम्हें केयरफुल रहना होगा। अगर तुम अभी मूव करते हो तो तुम सबके टारगेट बन जाओगे। आखिरकार जब बात होती है फायदों की तो लोगों को कुछ भी करने में परेशानी नहीं होती। ये सुन के जियान हल्का सा नोट करता है। उसके पैरों के नीचे सिल्वर लाइटिंग फ्लैश हुई थी। पलक झपकते हम जियान को सीधा उस चेस्ट के बगल में अपीयर होते हुए देखते हैं। जियान ने यहाँ पे टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया होता है। जब लोग किसी को उस बक्से के पास नोटिस करते हैं, इन सब की आंखें गुस्से से भर जाती हैं। आखिरकार उसकी और चेस्ट को हासिल करने के लिए ये सब अब तक फाइट कर रहे हैं, स्पेशली गनी का ग्रुप। ये सब आग बबूले हो गए थे। वांग चिल्ला के बोलते हैं, जियान यू बेस्टर्ड। जी हाउचिंग बोलता है, चौस है। ये अपने अपने अपोनेंट्स को छोड़ के तुरंत ही जियान की तरफ धाव बोल देते हैं। इन लोगों की स्ट्रेंथ को जियान अच्छे से जानता था। आखिरकार उसने इन सबको फाइट करते हुए देखा है। अभी जियान के पास 2 एडवांटेज थे। पहला था टाइम और दूसरा स्पीड। वो बिना 1 मिलीसेकंड को बर्बाद करते हुए अपनी एम्पर फ्लेम को समन करता है। जैसे वो फ्लेम हैंड ग्लव्स की तरह उसके हाथ को गिरती है, वो सीधा उस चाबी को उठाता है। जियान नहीं चाहता था कि चाबी पे लगा हुआ कोई भी टॉक्सिन उसके शरीर को नुकसान पहुंचाए। इस चाबी को टाइटली पकड़ के जियान ने इसे बक्से में इंसर्ट कर दिया था। अचानक से सुनाई देती क्लिक की आवाज। द सेम टाइम उस बक्से में से ओवरवेलमिंग एनर्जी बाहर आई थी। इन टेरिफाइंग एनर्जी रिपल्स की वजह से जियान के बाल और कपड़े दोनों फ्लटर कर रहे थे। जब ये आंखों को बंद करने वाली ऊर्जा शांत होती है, जियान सीधा इस बक्से को पकड़ के भागने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जल्दी जल्दी में उसका हाथ सीधा बक्से के अंदर जाता है। असल में चाबी लगाते हुए ट्रेजर चेस्ट अपने आप ही खुल गया था। सबसे पहले जियान को दिखाई देते हैं 4 स्क्रोल्स और ये सब एंशिएंट ऑरे को रेडिएट कर रहे थे। इन्हें चेक करने का समय नहीं होता। जियान चारों को पकड़ लेता है। सी मोमेंट में ऐसा लगता है उसके दिमाग का एक तार झंझना गया हो। ये रेजोनेट हुआ था एक स्क्रोल से। लगता है स्क्रोल उससे किसी तरीके से जुड़ा हुआ था। इसे पहले कोई नोटिस कर पाता। उन 4 में से स्क्रोल को गायब कर देता है। ये चला गया था उसकी स्टोरिंग में। फिर सबको दिखाते उसने निकाल लेते 3 स्क्रोल। जब लोगों की नजरें 3 स्क्रोल्स के ऊपर गई थी, इन सब की आंखें लालच की वजह से लाल हो जाती हैं। मैंगफे चिल्ला के बोलता है, बेस्टर्ड। बूम की आवाज के साथ वो सीधा जियान की तरफ शूट हो जाता है। निर्णय लेने में जियान ने देरी नहीं करी थी। अपने हाथ में एक स्क्रोल को रखते हुए वो बाकी 2 को उछाल देते हवा में। क्लियरली जियान सबका टारगेट नहीं बनना चाहता था। यहाँ वो बेसिकली बता रहा होता है कि वो एक स्क्रोल रखेगा। भले ट्रिक औरों के ऊपर काम कर जाती, गनी, वांग शे और ची हाउचिंग ये सब जियान को पहली जानी दुश्मन मान चुके होते हैं। गनी चिल्ला के बोलते, लड़के आज तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। अपनी आंखें ब्लड शॉट करके वो हवा में उछली स्क्रोल्स को इग्नोर करता है। उसके हाथ में इकट्ठी होती टेरिफाइंग फोर्स। वो कहते हैं, जियान डाई। इस बंदे की आंखों में उस खून को देख के जियान की आंखों में एक चालाकी से भरी लाइट फ्लैश होती है। वो मन ही मन में टिस्क करके बोलता है, वैसे भी तीनों स्क्रोल्स मेरे लिए किसी काम के नहीं है, क्योंकि तुम मुझे मौका दे रहे हो तो चलो सबको एक तमाशा दिखाया जाए। जियान अपने आप को इस तरीके से पेश करता है जैसे उसने गनी के अटैक को एक्सपेक्ट नहीं किया हो। बूम की आवाज के साथ गनी का अटैक जियान की बॉडी से टकराया था। जियान हवा में खून फेंकते हुए पीछे चला जाता है। ऐसे सीन को देख के म्यूइंग और बाकी लोग पैनिक हो जाते हैं। उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने वाले थे, तभी सूची और 5000 गर्ल इन सबको रोकते हैं। 2 लड़कियां कहती तुम पीछे रहो। गिरते हुए जियान के हाथ से स्क्रोल छूट गया था। ऐसे सीन को देख के गनी के दिल को बहुत ठंडक पहुंचती है। वो कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि जियान मैं तुमसे अपना बदला इतनी जल्दी ले पाऊंगा। उसकी नजरें किलिंग इंटेंट से भरी होती है। वो नीचे गिर रहे स्क्रोल को तुरंत पकड़ लेता है। अब तक जियान ने भी खुद को स्टेबलाइज कर लिया था। अपने मुंह से खून पहुंचते हुए जियान कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है, अगर तुम समझ रहे हो कि तुम मेरी जान इतनी आसानी से ले लोगे तो ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। पफ की आवाज के साथ जियान की बॉडी को फ्लेम गिरती है और वो टूट पड़ता है गनी के ऊपर। खैर ये फाइट तो आगे भी चलने वाली है, हम इसे पार्ट 1 समझ के यहीं पे रोकते हैं। इससे पहले तुम लोग भागने की जल्दी करो, मैं तुम्हारे दिमाग के कुछ डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। असल में लास्ट में जब जियान के हाथ से वो स्क्रोल छूटा था और वो खुद को गनी के द्वारा इंजर्ड होते हुए दिखाता है, फिर गनी ने जियान के हाथ के स्क्रोल को ले लिया होता है। इस जगह पे बेसिकली जियान ने दिखाया है उन 3 स्क्रोल्स में उसके हाथ में कोई स्क्रोल नहीं आया और वो गनी से स्क्रोल के लिए फाइट कर रहा है। बेसिकली सबका दुश्मन गनी और बाकी के 2 स्क्रोल्स को पकड़ने वाले हैं। जियान तो बेचारा बीच में फंस गया है। अब इसके बाद तुम लोग बेसिकली समझ ही पा रहे होगे कि आगे के एपिसोड में क्या होगा। हम
हमें अगले एपिसोड में देखने वाली है वो 2 सोल, और किंग ज्वेलिंग अब तक क्या ट्रिक खेलने की कोशिश कर रहा था ये भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो करो फटाफट से वीडियो को लाइक। अगर आज ही इसमें 5000 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं नेक्स्ट एपिसोड को आज ही रिलीज करूंगा। देखते हैं क्या आप इसे कंप्लीट कर पाते हो। वैसे आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, अगर आपको लाइक टारगेट वगैरह की चिंता नहीं करनी है और नेक्स्ट एपिसोड शाम को ही देखना है तो ज्वाइन कर सकते हो चैनल की मेंबरशिप को, जिससे आप एंजॉय कर पाओगे अर्ली एक्सेस वीडियोस। हमारे सारे मेंबर्स को नेक्स्ट एपिसोड शाम को ही देखने को मिलता है। वहीं पे इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर वाले मेंबर्स ये रहते हैं और उससे 2 एपिसोड आगे। ज्वाइन का बटन आपको चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को क्लोज। स्टे सेफ, टाटा, बाय बाय।